पिछले वीडियो में मैंने यूपीएससी एपीएफसी के डिटेल सिलेबस के बारे में डाला था। आज से हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे द कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में। 2019 में इसका लास्ट अमेंडमेंट हुआ था और उसके बाद से इसमें चेंजेस हो चुके हैं। ये बिल जो है बिल संख्या 184/C ऑफ 2009 ये लोकसभा में पास हो चुका है और ये एक्ट बनने वाला है और बन चुका होगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द कोड ऑन वेजेस 2019। पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। ये बेयर एक्ट का फाइल है जो मेरे को मिला है और मैं इसी से आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, देखेंगे शॉर्ट टाइटल क्या क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसमें प्रोविज़न क्या है और क्या ग्राउंड और जेंडर जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में, डिसीजन ऑन डिस्प्यूट क्या होता है और उसके ऊपर कैसे डिसीजन लिया जाता है, ये प्राइमरी फैक्टर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस के बारे में। ये हम लोग का शेड्यूल है कि किस हिसाब से हम क्लासेस करने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेज क्या होना चाहिए, मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस वही कि एक लेबर को क्या वेज मिलना चाहिए, एक मैनेजरियल पोस्ट पे अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। ये भी मिनिमम वेजेस का पार्ट है, इसको भी हम पढ़ेंगे। कैसे मिनिमम वेज को डिसाइड करेंगे और रिवीजन होता है मिनिमम वेज के बारे में, वो भी हम पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होता है फ्लोर वेज फिक्स करने के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लोर वेज। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे फ्लोर वेज क्या होता है और इसको गवर्नमेंट किस हिसाब से ट्रीट करेगी। फिर पढ़ेंगे कि ऐसे एम्प्लॉय का वेज जो नॉर्मल वर्किंग आवर से कम काम करते हों। फिर हम पढ़ेंगे वेजेस फॉर 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क, ऐसा काम और ऐसा एम्प्लॉय जो 2 काम करता हो तो उसका वेजेस किस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, ये पढ़ेंगे। मिनिमम टाइम रेट फॉर पीस वर्क, जो वेज होता है वो लेबर के लिए वो क्या होता है पीस वर्क में। जैसे हम जानते हैं कि जो काम होता है प्रोडक्शन हाउस में या फैक्ट्री में वो पीस के हिसाब से काम होता है या फिर आवरली बेस पे काम होता है, ठीक है, घंटे के हिसाब से या पीस के हिसाब से उन लोगों का वेजेस फिक्स किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नॉर्मल वर्किंग डे में जो आवर फिक्स होता है काम का वो क्या होगा, ओवर टाइम अगर कोई वर्कर करता है तो उस पर क्या वेज मिलेगा। ये अभी हम आपको सीरीज बता रहे हैं कि हम अपने वीडियोस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सब आपको कंप्लीट कराया जाएगा विद इन टाइम फ्रेम। 3 से 4 वीडियो में ये आपका वेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे या फिर सेफ्टी पे। पेमेंट ऑफ वेजेस का पेमेंट किस हिसाब से होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट वेज का क्या, पेमेंट का वेजेस जो पेमेंट होगा वो किस मोड पे होगा, ऑनलाइन होगा, कैश में होगा, कॉइन में होगा, चेक में होगा या डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र होगा या फिर क्रिप्टो में होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, वेज जो होगा वो किस हिसाब से किस पीरियड के हिसाब से आपको दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे जगह पे होते हैं 24 दिन काम, 26 दिन काम और कहीं पर होता है कि 30 दिन का भी काम होता है। तो इस हिसाब से भी देखा जाएगा क्या पीरियड होता है। आप काम कर रहे हो और बीच में कोई नेशनल हॉलीडे है तो उसमें आपको वेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। क्या टाइम लिमिट होना चाहिए वेजेस का, पता चला आपने काम किया जनवरी मंथ में, आप वेट करते रह गए वेजेस के लिए बट वो फरवरी मंथ में भी आपको नहीं मिला, उसके बाद आ गया मार्च, उसमें भी आपको नहीं मिला। तो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम के अंदर में आपका वेज क्लियर होना चाहिए। ये हम देखेंगे अपने इस चैप्टर में। जहाँ तक हो सकता है मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका ये सब कंप्लीट करा दूँ। अगर वेजेस टाइम पे ना मिले तो उसके लिए क्या पेनल्टी और क्या फ़ाइन हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। डिडक्शन ऑफ अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर कोई एम्प्लॉई अब्सेंट करता है ड्यूटी पे या काम पे नहीं आता है तो उसके लिए क्या डिडक्शन होना चाहिए, क्या उसके लिए रूल्स होने चाहिए, क्या हिसाब से आप वेजेस उसका डिडक्ट करोगे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। काम करते वक्त अगर किसी एम्प्लॉय के
हाथ से कुछ मिसप्लेस हो जाता है या फिर कुछ नुकसान हो जाता है तो उसका भरपाई कैसे होगा, उस डैमेज का भरपाई कैसे होगा, ये हम पढ़ेंगे। या फिर उस डैमेज के लिए आप किस हिसाब से क्या पेमेंट कट करोगे उसके सैलरी से या उसके बेस से, ये हम पढ़ेंगे इसमें। डिडक्शन सर्विस रेंडर्ड, अगर वो कोई सर्विस लेता है ऑफिस में ही रह के तो उसके लिए क्या डिडक्शन होता है। सपोज आप किसी दवा कंपनी में काम कर रहे हो, आपको नॉर्मल सर्दी खांसी फीवर है, या फिर घर में ऐसा कोई मरीज है जिसका 3 से 4 महीने का दवा चलेगा, तो आप क्या करोगे, आप उस फैक्ट्री से ही दवा मैनेजर के थ्रू ले लोगे। तो वो जो दवा आप लोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वेज पे, क्या वो आपके वेज से कटेगा या फिर आप उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा पैसा दोगे। मैं जस्ट ये एग्जांपल बता रहा हूँ दवा का, इस जगह पे कुछ भी हो सकता है। आप मान लीजिए किसी फूड कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे चावल चावल का पैकिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, गेहूं से आटा बनता है, तो उस जगह पे अगर आप एक फिनिश प्रोडक्ट अपने यूज़ के लिए ले रहे हो तो आपकी वजह से वो क्या कटना चाहिए, क्या अमाउंट डिडक्शन होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिकवरी ऑफ एडवांसेस, बहुत बार आपने सुना होगा कि जो लेबर काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो 10 या 15 दिन का सैलरी एडवांस में उठा लेते हैं। तो वो किस प्रकार से उठाएंगे, क्या एक लिमिटेशन होगा एम्प्लॉयर के लिए जो उनको किस बेसिस पे वो एडवांस देगा, ये हम पढ़ेंगे। अगर आपने कोई एडवांस लिया है, लोन लिया है, उसका रिकवरी कैसे एम्प्लॉयर करेगा एम्प्लॉई से या फिर लेबर से, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक आप जान के रखिए, ये हर एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर होने चाहिए और मैं कोशिश यही करूँगा कि स्मूथ से स्मूथ पढ़ा सकूँ ताकि आप अच्छे से सबको रिमाइंड कर सकें। चैप्टर 4, पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस किस हिसाब से दिया जाएगा, बोनस में क्या क्या चीज़ रहेंगे, बोनस के क्या कंडीशन पे बोनस दिया जाएगा, किस हिसाब से आपका वर्किंग डे कैलकुलेट होगा बोनस के लिए, बोनस के लिए क्या ऐसा क्राइटेरिया रहेगा जो डिस्क्वालिफिकेशन करेगा लेबर का या फिर एम्प्लॉय का। पेमेंट ऑफ बोनस आउट ऑफ एलोकेबल सरप्लस, अगर कंपनी में सरप्लस होता है तो उसमें किस हिसाब से बोनस दिया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या कंप्यूटेशन होगा बोनस का, अगर जो सरप्लस बच जाता है तो फिर वो किस हिसाब से कंप्यूटेशन दे के बोनस दिया जाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। फिर हम पढ़ेंगे एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। पेमेंट ऑफ ड्यूज़ एंड क्लेम ऑफ एंड ऑडिट, कैसे कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट का ड्यूज़ को क्लियर होता है या फिर उस पर क्लेम लगता है या फिर उसका ऑडिट किया जाता है, ये सब हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर, ये सब हम टॉपिक करेंगे। टोटल यहाँ पे आपको 69 टॉपिक है, लास्ट 69 टॉपिक होगा, इसमें आपका ये पूरा वेज कंप्लीट हो जाएगा। और भी अगर कुछ मिसलेनियस बच जाएगा तो वो भी हम आपको कवर करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था जो आप समझ चुके हैं कि किस हिसाब से हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करेंगे।